Hello everyone, this is Radha and I welcome you all in this class, and this is lecture number 4th of chemistry, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिसिटी के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में और स्लेटर रूल के बारे में डिस्कस कर लिया है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी देख लिया। आज हम लोग एटॉमिक रेडियाई के बारे में समझेंगे कि ये क्या होती है एटॉमिक रेडियाई। आज हम लोग एटॉमिक रेडियाई के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग वंडर वॉल और कोवलेंट और मेटेलिक रेडियाई के बारे में देखेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लोथर मेयर कर्व, मेंडलीव पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये डिस्कस कर लिया था। एज वेल एज हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है ये भी देख लिया था। अलोंग विद दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल से ये भी देख लिया था। और हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इनका ओवरव्यू भी ले लिया था। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में और किस तरीके से हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ये बता सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप नंबर से और कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। इसी के साथ हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में और स्लेटर रूल के बारे में और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग एटॉमिक रेडियाई के बारे में देखेंगे। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ये देखो, ये मान लो एटम है, ये क्या है, ये एटम है और इस एटम के सेंटर में ये देखो यहां पर, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं न्यूक्लियस। यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बनता है, जिसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। तो सेंटर में ये क्या है, न्यूक्लियस है और ये क्या है अपना, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है, जिसको हम लोग KLM ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो लास्ट शेल है, ये जो लास्ट शेल है इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पर ये प्रेजेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज डिस्टेंस। न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये यहां पर इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहां पर ये जो है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। ये क्या है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस। क्लियर है। एटॉमिक रेडियस इज generally stated as being the total distance from an atom nucleus to the outermost orbital of electron। यानी जो outermost orbital में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसका न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
सो ये देखो यहाँ पर, ये मान लो यहाँ पर ए एटम है, ये यहाँ पर बी एटम है, दो एटम यहाँ पर है। इसको भी हम लोग ए एटम ही कंसिडर कर लेते हैं, तो दोनों ए एटम है क्योंकि दोनों का साइज एक जैसा है। सो दोनों ए एटम है। सो यहाँ पर ये क्या है, ये है न्यूक्लियस इस एटम का, ये सेकेंड एटम का न्यूक्लियस है। क्लियर? सो यहाँ पर इस न्यूक्लियस की और इस न्यूक्लियस की डिस्टेंस हम लोग ने देख ली। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी ए, यानी कि जो फर्स्ट एटम है और जो सेकेंड एटम है इनके न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये हम लोग को पता चल गई, क्या है, डी ए। और अगर मेरे को रेडियस पता करनी है तो मान लो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सो इसकी यहां तक की रेडियस होगी और इसकी भी यहां तक की रेडियस होगी। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ रेडियस ए की और रेडियस बी की। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, वो डिस्टेंस के बराबर है, दोनों न्यूक्लियाई के डिस्टेंस के बराबर। क्लियर है? सो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, डी ए इज इक्वल टू 2RA। सो अगर मेरे को रेडियस निकालनी है इनके बीच की तो क्या निकल के आएगी, डी ए बाय 2। सो एटॉमिक रेडियस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। और ये हाफ कब करेंगे हम लोग, जब सिमिलर एटम होंगे। जब कैसे एटम होंगे, सिमिलर एटम, क्योंकि सिमिलर एटम होंगे तो उनका साइज भी क्या होगा, सेम साइज होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो टाइप्स ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ बॉन्ड। अच्छा, जनरली क्या देखने को मिलता है कि जो एटम है, जो एटम होते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ क्लोरीन की, सो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम लोग एटॉमिक रेडियाई को भी बॉन्डेड स्टेट में ही पढ़ते हैं। क्लियर है? एटॉमिक रेडियाई को किस में पढ़ते हैं, बॉन्डेड स्टेट में। देन देखते हैं हम लोग कि कितने टाइप का रेडियस होता है, कितने टाइप के रेडियाई होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ बॉन्ड। सो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, जनरली हम लोग कोवेलेंट रेडियाई के बारे में पढ़ते हैं, मेटालिक रेडियाई के बारे में पढ़ते हैं और वंडर वॉल रेडियाई के बारे में पढ़ते हैं। मेनली इन तीन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक के बारे में और पढ़ते हैं, दैट इज आयोनिक रेडियाई। बट आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोवेलेंट, मेटालिक और वंडरवॉल रेडियस के बारे में। सो टाइप्स ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ बॉन्ड। सो डिटरमाइनिंग द एटॉमिक रेडियाई इज रादर डिफिकल्ट, यानी जो एटॉमिक रेडियाई है उसको डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहां देखो, यहां पर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सो यहां पर क्या देखने को मिलता है, जो एटम, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेवी नेचर के होते हैं, यानी कि इस तरीके से ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाते रहते हैं, फिक्स पोजीशन नहीं होता इनका। और अगर फिक्स पोजीशन नहीं है तो फिर क्या मैं इनका रेडियस डिटरमाइन कर सकती हूं, नहीं कर सकती। सो डिटरमाइनिंग द एटॉमिक रेडियाई इज डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन अनसर्टन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेवी नेचर के होते हैं। सो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली वेयर द इलेक्ट्रॉन इज। So this phenomena can be explained by Heisenberg uncertainty principle. इस phenomena को कैसे explain किया जा सकता है, Heisenberg uncertainty principle के through. So to get a precise measurement of the radius, but still not an entirely correct measurement. अगर मेरे को precise measurement देखना है radius का, so we determine the radius based on the distance between the nuclei of two bonded atom. कैसे पता करते हैं हम लोग, ये जो न्यूक्लियाई हैं, मान लो ये ए एटम, ये भी ए एटम है, इनकी न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को देखकर। सो टू गेट अ प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द रेडियस, वी डिटरमाइन द रेडियस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम।
क्लियर है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोवलेंट रेडियस के बारे में, मेटालिक रेडियस के बारे में और वंडर वॉल रेडियस के बारे में। कोवलेंट रेडियाई पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बता देती हूँ। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसा नाम से पता चल रहा, को यानी साथ साथ, यानी क्या देखने को मिलेगी? शेयरिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? शेयरिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये एटम नंबर 1 है, दैट इज नोन एटम। यहाँ से हम लोग को एक बात पता चल गई कि जो कोवलेंट रेडियाई है जनरली, मैं एब्सोल्युटली नहीं बोल रही, जनरली कहां देखने को मिलती है? नॉन मेटल्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये नॉन मेटल है, एटम नंबर 1। ये एटम नंबर 2 है, दैट इज ऑल्सो नॉन मेटल। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? ये अनपेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पर पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये अनपेयर्ड है, यानी कि इसके पास में भी 7 है, इसके पास में भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? जिसमें से कि ये 3 पेयर बने हुए हैं और ये अनपेयर है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर शेयरिंग देखने को मिलती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। यानी यहाँ पर क्या देखने को मिला? ये दोनों जो एटम है इन्होंने क्या किया? ओवरलैप किया। क्या किया? ओवरलैप किया। और ओवरलैप करके क्या की? शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की। जैसे यहां देखो, मैंने अभी बताया कि जो क्लोरीन है वो बॉन्डेड फॉर्म में होती है, Cl2 फॉर्म में है। एक Cl ये है, एक Cl ये है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, जनरली 287 इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहां पर क्या होगी? यहां पर शेयरिंग देखने को मिलेगी। क्लियर है? सेम यहां पर ये वाला केस देखो, HCl का। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास में भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी शेयरिंग देखने को मिलेगी। यहां से एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, यहां पर आपको सेम एटम के बीच में भी दिख रहा है। सेम एटम कैसे? जैसे कि आपको यहां पर Cl2 यानी Cl और Cl के बीच में दिख रहा है, O2 यानी ऑक्सीजन के बीच में दिख रहा है, और N2 यानी नाइट्रोजन के बीच में दिख रहा है, और डिफरेंट एटम के बीच में भी दिख रहा है कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी दिख रहा है, HCl के बीच में। क्लियर है? एक चीज आपको ये यहां से पता चल गई। अब हम लोग देखते हैं कोवलेंट रेडियाई के बारे में। कोवलेंट रेडियाई। यहां पर एक कंसेप्ट तो हमें यह पता चला कोवलेंट बॉन्ड को देख के कि जो यहां पर एटम है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। क्या देखने को मिलेगी? ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। एक चीज तो हमें यह पता चली, सेंटर में क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियाई इसका प्रेजेंट है, ये इसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। क्लियर है? ये दोनों का न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। देन कोवलेंट रेडियाई के केस में क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर जनरली ये कहां पर देखने को मिलेगी? नॉन मेटल्स के केस में देखने को मिलेगा, नॉन मेटल्स के केस में। एज वेल एज कोवलेंट रेडियाई सेम एटम के बीच में भी देखने को मिल सकती है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा क्लोरीन के बीच में देखने को मिल सकती है, और डिफरेंट एटम के बीच में भी देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल HCl या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर है? ये चीज हम लोग को पता चल गई कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ के। कोवलेंट रेडियाई जो है, कोवलेंट रेडियाई ये दो तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी? क्योंकि कोवलेंट रेडियाई सेम एटम के बीच में भी बन सकती है और डिफरेंट एटम के बीच में भी बन सकती है। सेम एटम अगर प्रेजेंट है होमो डाई एटोमिक, और अगर डिफरेंट एटम है तो हिटेरो डाई एटोमिक। क्लियर है? होमो यानी के सेम, डाई मीन्स 2 एटम यानी 2 एटम है जो कि सेम है,
और हेटेरो यानी डिफरेंट, यानी दो एटम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर है? ये हम लोग ने देख लिया एग्जाम्पल इनके। सो कोवेलेंट रेडिया के केस में अगर मैं होमो डायटोमिक के बारे में बात करती हूं तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ये एटम है ए और एक ये एटम है ए, ये दो एटम है। और कोवेलेंट रेडियाई में हम लोग क्या देखते हैं कि ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग देखने को मिलेगा। सो यहां पर ये ए एटम हो गया और सिमिलरली ये भी ए एटम हो गया। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर ओवरलैपिंग हुई और ये मान लो ये इसका न्यूक्लियाई है, ये इसका न्यूक्लियाई है। क्लियर है? सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, बॉन्ड लेंथ बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? बॉन्ड लेंथ। और डिस्टेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और दोनों एटम सेम सेम है, ए और ए, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी ए। और अगर मैं रेडियस के बारे में बात करूं तो ए का रेडियस क्या होगा, आर ए, और इस ए का भी रेडियस क्या होगा, आर ए। क्लियर है? सो इन दोनों का अगर मैं रेडियाई पता करूंगी तो क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू 2RA। सो रेडियाई क्या देखने को मिलेगा, डी ए बाय 2। क्लियर है? यानी डिस्टेंस जो है न्यूक्लियाई के बीच की उसको हाफ से हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं हेटेरो डाई एटोमिक रेडियाई के बारे में। हेटेरो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है। इसमें भी फर्दर हम लोग बात कर सकते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। अगर मान लो दो एटम है और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या है, सेम है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो काई होता है। क्लियर है? सो यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सो फॉस्फीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, PH3 यानी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। सो यहां पर जो फॉस्फोरस है उस एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और हाइड्रोजन का साइज क्या होगा, हाइड्रोजन का साइज जो है वो छोटा होगा। क्लियर है? सो यहां पर दोनों का साइज जो है अलग अलग है। देन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फॉस्फोरस का वो भी 2.1 होता है और हाइड्रोजन का भी 2.1 होता है। क्लियर? सो यहां पर ये इसका न्यूक्लियाई है, ये इसका न्यूक्लियाई है, ये ए है, ये बी है। ए और बी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक फॉस्फोरस है, एक हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग एटम है। जबकि इसके केस में मैं बात करी थी Cl2 की, दोनों सेम सेम एटम है, क्लोरीन क्लोरीन। सो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं सो DAB ये होगा डिस्टेंस दोनों के बीच का, और रेडियस क्या होगा, RA प्लस RB। क्लियर है? लेकिन यहां पर मैं RA प्लस RB को 2 से डिवाइड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहां पर जो RA का रेडियस है वो ज्यादा होगा RB के कंपैरिजन में, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है। फॉस्फोरस को मैंने A कंसिडर किया है और हाइड्रोजन को B, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है। सो इस तरीके से हम देखते हैं हेटेरो डायटोमिक के केस में। नेक्स्ट बात करती हूं मैं यहां पर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेटेरो डायटोमिक के केस में डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो क्या देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हेटेरो डायटोमिक है, अलग अलग एटम है। जैसे अब मैं यहां पर बात कर लेती हूं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 होता है और फ्लोरीन का होता है 4.0। और हाइड्रोजन का अगर आप लोग को पता होगा सो आउटर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लोरीन के केस में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से कि 6 तो क्या होंगे, दो दो के पेयर में होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर होगा, अनपेयर होगा। सो इसकी कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की, और इसकी कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, हाइड्रोजन की और ये फ्लोरीन की, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में। सो क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या देखने को मिल गया यहां पर हमें, आयोनिक करेक्टर डेवलप हो गया, एक पार्शियली पॉजिटिव हो गया, एक पार्शियली नेगेटिव हो गया। आयोनिक करेक्टर विल डेवलप, पोलैरिटी देखने को मिल गई, यहां पर पोलैरिटी डेवलप हो गई। सो आयोनिक करेक्टर विल डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देन यहां पर मान लो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का साइज कम होगा और फ्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा होगा, राइट। सो यहां पर ये इनका न्यूक्लियाई, ये हाइड्रोजन का, ये फ्लोरीन का, इसको मैं ए कंसीडर कर लेती हूं, ए एटम, इसको मैं बी एटम कंसीडर कर लेती हूं, ठीक है। सो इन दोनों का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस ए और बी का, सो एक कैसे होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और साथ साथ में आयोनिक करेक्टर भी डेवलप हो गया। सो इस टाइम पर जो चीज हम फॉलो करेंगे वो है, एक इक्वेशन यहां पर लगेगी, दैट इज स्टीवेंशन स्कोमेकर इक्वेशन। सो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग ऐसे दो एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और उसकी वजह से आयोनिक करेक्टर डेवलप हो गया है, और उस केस में अगर रेडियस फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, RA प्लस RB दोनों का रेडियस माइनस में 0.09, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कहां से आई है, ये स्टीवेंशन स्कोमेकर इक्वेशन से आई है। देन मोड का साइन काई ए माइनस बी, ये क्या है, ये काई ए और काई बी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने का साइन है, ये सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने का। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की, ऐसे भी लिख सकते हो आपको, क्लियर है। लेकिन इस केस में जो वैल्यू आएगी वो आर्मस्ट्रॉन्ग में देखने को मिलेगी, ये चीज और ध्यान रख लेना। और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेटेलिक रेडियाई के बारे में। मेटेलिक रेडियाई कहां पर देखने को मिलेगी, मेटल्स के केस में देखने को मिलेगी, जैसा नाम है। सो यहां पर हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियाई के केस में क्या देखा था, एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही थी, क्या हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी। और मेटेलिक के केस में क्या हो रहा है, केवल टच करते हैं, केवल यहां पर क्या हो रहा है, केवल इंटरेक्ट कर रहे हैं, केवल टच कर रहे हैं यहां पर। सो मेटेलिक रेडियाई कैसे देखने को मिलती है हम लोगों को, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो यहां पर मेटल्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस देखेंगे हम लोग, मेटेलिक एटम के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस, और उसको क्या करेंगे, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पर देखो, एक ये यहां पर दिया गया है मेटल, एक मेटेलिक एटम ये है, दो दिए गए हैं यहां पर, सेम साइज के हैं, सेम है। सो इसका ये न्यूक्लियाई है और इसका न्यूक्लियाई ये है, ये न्यूक्लियाई हैं दोनों के, एक ये न्यूक्लियाई है, एक ये न्यूक्लियाई है। और न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोलती हूं, इसको मैं बोलती हूं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलती हूं, बॉन्ड लेंथ। और दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, डी मीन्स डिस्टेंस, दो मेटल की न्यूक्लियाई का बीच का, यानी कि एम कितना होगा, इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करूंगी, हाफ से डिवाइड करूंगी तो क्या निकल आएगा, RMM, रेडियस निकल के आ जाएगी दोनों मेटल्स की। यही चीज यहां बोली गई है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। जो यहां पर डिस्टेंस है दो मेटेलिक न्यूक्लियाई के बीच की, उसको हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगी, क्लियर। सो मेटेलिक रेडियस is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two adjacent atom। यानी दो adjacent atom है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियाई है इनके डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियाई होगा, मेटेलिक रेडियाई। सिंस मेटल एटम आर प्रेजेंट इन अ क्लस्टर, कैसे प्रेजेंट होते हैं ये, क्लस्टर में ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं मेटेलिक एटम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू न्यूक्लियाई आर द सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ एटम, क्लियर है। देन बात करते हैं हम लोग वंडर वॉल रेडियस के बारे में। वंडर वॉल रेडियस में क्या है, यहां पर एक ये यहां पर एटम है, एक ये यहां पर एटम है, बॉन्डेड फॉर्म में एटम दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है।
लेकिन दोनों के दोनों यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं इन दोनों के बीच में. दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर. दे डू नॉट इंटरेक्ट with each other. जनरली जो वंडरवॉल रेडियाई है वो इनर्ट गैसेस के बीच में देखने को मिलती है, नोबल गैसेस के बीच में, इनर्ट या नोबल गैसेस के बीच में, या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन जो नोबल गैसेस होते हैं वो रेंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. इसलिए हम लोग इसके बारे में पता नहीं कर सकते. मेनली हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पता करते हैं, यानी सॉलिड स्टेट के बारे में ही पता करते हैं. सो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई बॉन्डेड नहीं है. सो वंडरवॉल रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू अनबॉन्डेड एटम. क्या है ये? अनबॉन्डेड एटम है. इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा. हेल्ड बाय द वीक बट बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज वंडरवॉल फोर्स. कैसे बैलेंस होते हैं ये? वंडरवॉल फोर्स के थ्रू. सो कैसे पता करते हैं हम लोग वंडरवॉल रेडियाई के बारे में? लेट्स सपोज एक ये यहां पर एटम है, एक एटम ये यहां पर है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं है इनके बीच में. सो यहां पर ये इसका न्यूक्लियाई है, ये इसका न्यूक्लियाई है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस, न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस क्लियर है? ये हम लोग ने देख लिया, यहां पर डी से रिप्रेजेंट कर दिया कि बीच का डिस्टेंस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया? डी से रिप्रेजेंट किया. सो यहां पर जो रेडियस है वो क्या निकल के आएगी? इसको मान लो मैंने हीलियम कंसिडर कर लिया, इसको भी हीलियम. सो क्या निकल के आएगी? ये निकल के आएगी d/2, यानी डिस्टेंस का हाफ. क्लियर? सो अब हम लोग देखते हैं कि जो रेडियाई है वो किसके केस में हमें ग्रेटर देखने को मिलती है. सो वंडरवॉल रेडियस के बारे में देखो कि वंडरवॉल रेडियस के जो एटम्स है वो ओवरलैप कर नहीं रहे थे, दूर दूर थे. तो यानी ये है वंडरवॉल रेडियाई. मेटेलिक के केस में वो क्या कर रहे थे? मेटेलिक के केस में वो केवल टच कर रहे थे, मेटेलिक के केस में. और कोवलेंट के केस में ओवरलैपिंग कर रहे थे, ओवरलैपिंग थे कोवलेंट रेडियाई के केस में. सो आप खुद सोच के ये बताओ कि किसका रेडियाई ज्यादा होगा, किसका रेडियाई ज्यादा देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली वंडरवॉल का ज्यादा होगा. सो वंडरवॉल का रेडियाई ज्यादा होगा, देन मेटेलिक का रेडियाई होगा, और देन कोवलेंट का रेडियाई होगा. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. यहां पर देखो डायग्राम से, वंडरवॉल का रेडियाई सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये टच नहीं करे एक दूसरे को, यहां से लेकर यहां तक इनका न्यूक्लियाई है. सो इनके न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है इसका हाफ होगा. सो वंडरवॉल का रेडियाई क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा. देन मेटेलिक का देखने को मिलेगा, और कोवलेंट में तो ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है. देन होगा मेटेलिक का, और देन होगा कोवलेंट का. क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल. क्या ट्रेंड होता है पहले मैं आप लोग को बता देती हूं. जैसे कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप, टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप. सो इसके केस में क्या होता है? जैसे कि मैं बात कर लेती हूं यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में. एस ब्लॉक एलिमेंट मैं यहां पर कंसिडर करती हूं, और एस ब्लॉक का भी ग्रुप 1 कंसिडर करते हैं. लेट्स सपोज लिथियम, हेलिनाकी, रब, सेफ, फरियाद. क्लियर है? सो यहां पर जो लिथियम है इसका अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बताऊं यहां पर, तो क्या होगा? ये 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1. सो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर मेरे को ये पता करना हो कि कौन से शेल से ये बिलोंग कर रहे हैं, सो मैं क्या करूंगी? यहां पर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखूंगी. तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2 है. n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7. यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में कहां प्रेजेंट होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा यहां पर सेकेंड शेल में, यहां पर थर्ड में, देन 4 में, देन 5 में, देन 6 में, देन 7 में. सो मान लो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकेंड शेल में है, मान लो ये सेकेंड शेल में है, देन ये थर्ड शेल में है अगले ही एटम में, देन ये वाली फोर्थ शेल है. तो आप क्या देख रहे हो? यहां पर
साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी रेडियाई भी बढ़ती चली जाएगी। सो जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई यहां पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? इसीलिए इंक्रीज होगी क्योंकि ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, क्योंकि न्यू शेल ऐड होती जा रही है। पहले सेकेंड शेल में था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन थर्ड में, देन 4 में, देन 5 में, देन 6 में, देन 7 में। सो न्यू शेल ऐड होने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती जा रही है? एटॉमिक रेडियस विल ऑल्सो इंक्रीज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट के बारे में। अब हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट के बारे में। यानी कि अब हम लोग अलोंग द पीरियड बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? अलोंग द पीरियड। सो यहां पर लिथियम से ही देखती हूं अगर मैं, सो लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से देखने को मिलेगा। सो यहां पर ये 2s1 है तो ये क्या होगा? 2s2 होगा, ये 2p1 होगा, ये 2p2 होगा, ये 2p3 होगा, ये 2p4 होगा, ये 2p5 होगा, ये 2p6 होगा। इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर सब में ही जो शेल है वो कौन सी है? n=2, सेकेंड शेल है। क्या देखने को मिल रही है? सेकेंड शेल देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसमें मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे यहां पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा। और जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। एक रीजन तो ये है, और दूसरा रीजन ये है कि ये सारे के सारे जो एटम है ये सेकेंड शेल में ही प्रेजेंट है। यहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है? केवल सब शेल का डिफरेंस आ रहा है कि इस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। अदरवाइज शेल क्या है? 2 है, सेकेंड शेल है। सो अलोंग द पीरियड क्या होता है? अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई जो है ये डिक्रीज होती है। तो ये ट्रेंड फॉलो होता है पीरियोडिक टेबल में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये देखो यहां पर as one moves along the period the number of electron increase। जैसे जैसे हम लोग along the period मूव करते हैं, along the period जैसे कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। सो as we move along the period number of electron increase होते जा रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉन कैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं? 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में बढ़ता जा रहा है। बट इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड इन द सेम इलेक्ट्रॉन शेल। शेल तो सेकेंड ही चल रही है यहाँ पर, यानी शेल सेम है, केवल इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है ऑर्बिटल में। जैसे पहले मान लो 2s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन था, फिर एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 2p शेल तो सेम ही है, बट इलेक्ट्रॉन पहले एक था, फिर 2 आ गया, फिर ये, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सो यहाँ पर एज वन मूव अलोंग द पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं सो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है, लेकिन शेल जो है वो सेम रहती है। बट द इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड इन द सेम इलेक्ट्रॉन शेल। ये लाइन आपको क्लियर हो गई? नेक्स्ट चलते हैं। एटॉमिक रेडियाई जनरली डिक्रीज। एटॉमिक रेडियाई क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, विच इज हैविंग एन अट्रैक्टिव इफेक्ट ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। And as they attract the outermost electron, the size of atom keeps decreasing as the number of proton keep increasing। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होता जाएगा? प्रोटॉन जो है वो बढ़ता जाएगा। और अगर प्रोटॉन बढ़ता जाएगा वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होती जाएगी? वो डिक्रीज होती जाएगी।
अब हम बात करते हैं ग्रुप के केस में क्या होता है। बट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्बिटल एडेड, एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट ऐड हो रहा है। ऑर्बिट यानी कि शेल, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होती है। एक्स्ट्रा ऑर्बिट एडेड टू द एटम विच विल इंक्रीज द साइज ऑफ एटम। पहले जैसे सेकंड शेल है, फिर थर्ड शेल है, फिर फोर्थ शेल है, इस तरीके से क्या होता जा रहा है, शेल ऐड होती जा रही है, जिसकी वजह से एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है। हेंस ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड में, सो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में, सो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो हेंस ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, there is a net decrease in atomic radii of element, and when moves down there is a net increase in atomic radii। क्लियर है? सो ये ट्रेंड फॉलो होता है, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।